दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान में हुए सीज फायर के बाद पेश आई बहुत सी अहम खबरें और बहुत सी अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ जो बेहद अहम है। सीज फायर के बाद ईरान में धमाके हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सीज फायर के ऐलान के महज कुछ घंटों बाद ईरान से एक परेशान कर देने वाली खबर आई है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बुध की सुबह जब सीज फायर लागू हो चुका था, उसके बाद लावन आइलैंड, जो ईरान का लावन आइलैंड है, उसकी रिफाइनरी में कई धमाके हुए हैं। अभी तक इन धमाकों की असल वजह सामने नहीं आई है और ना ही ये पता चल सका है कि इनके पीछे किसका हाथ है। एजेंसियों ने धमाकों की शिद्दत और उनसे होने वाले नुकसान की कोई मुकम्मल जानकारी फिलहाल नहीं दी है। ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब पूरी दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी है और अमेरिका ईरान के बीच समझौतों की बातें चल रही हैं। सीज फायर के फौरन बाद इस तरह के इंसिडेंट्स ने कई सीरियस सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। लावन आइलैंड ईरान के लिए तेल और इकॉनमी के लिहाज से एक बहुत अहम जजीरा है। यहाँ की रिफाइनरीज में धमाके होना पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, ईरान के लावन आइलैंड वाली खबर में एक बड़ी अपडेट ये आ गई है कि ईरान पर स्ट्राइक ही हुई है सीज फायर के बावजूद। ये शाम को 4:01 पर क्लैश रिपोर्ट ने 8 अप्रैल को तस्वीरें शेयर की हैं और वीडियोस शेयर किए हैं और ये है वो रिफाइनरी या ऑयल प्लांट जहां पर आग लगी है। लावन आइलैंड है ईरान का और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कई तरह की रिपोर्ट्स भी सर निकल कर आई हैं और ईरान ने अब इसके बाद कुवैत, बहरीन और यूएई पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर स्ट्राइक्स की हैं। ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा डेवलपमेंट है। सीज फायर के बावजूद सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है, इसराइल के बीच। क्या अब अरब ममालिक ईरान से लड़ने जा रहे हैं? ज़रा देखिएगा। सीज फायर अपडेट ये है कि ईरान के सरकारी टीवी ने, सप्रेस न्यूज़ कहता है, ईरान के सरकारी टीवी ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और इसराइल ने उसकी लावन ऑयल रिफाइनरी जो लावन आइलैंड पर है उसे हिट किया है। क्या अमेरिका ने किया है? इसराइल ने किया है? ये तो गजब बात हो गई है सीज फायर के बाद अगर इस तरह की बात हुई। अभी हालांकि इनकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। हम जो एस्टैब्लिश खबरें उन्हें आगे रखेंगे, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये कहा है कि ये सीज फायर का वायलेशन है। ये अटैक जो है सुबह 10 बजे हुआ है, लेकिन इस मुतालिक कोई बड़ा बयान इस वक्त तक तो नहीं आया है। लिहाजा क्या ये वाकई अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया अटैक है? हालांकि इस तरह की खबरें चल रही हैं। मारियो नौफेल, जो अमेरिका के बहुत बड़े आशिक हैं और अमेरिकन हैं, उन्होंने ये जो है फ़ोटोज़ शेयर किए हैं और वीडियो लावन आइलैंड का, और ये कहा है कि ऑयल रिफाइनरी जो है हिट हुई है और ये अटैक यूएई से किया गया है। अटैक बाय द यूएई, फ्रॉम नहीं, बाय द यूएई ने किया है। अमेरिका, इसराइल, यूएई और रिटेलिएशन बहरीन, यूएई, ये तो बड़ा मसला हो रहा है। ये कहा गया है कि ईरान हैज़ ऑलरेडी रिटेलिएटेड इन द लास्ट फ्यू मिनट्स विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ये सर बात कब कही जा रही है? ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल से वापस हमला भी किया है। ये दोपहर, ये शाम 3:51 पर बात कही गई है। लावन आइलैंड जो है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत स्ट्रेटजिक है। 78 किलोमीटर स्क्वायर है इसका जो रकबा है। तो फिलहाल यहाँ से 35,000 से 20,000 BPD जो है वो कंडेंसेट जो नेप्ता है, गैसोलीन है, केरोसिन, गैस ऑयल, ये सब मतलब पूरी ऑयल एनर्जी जो है वो ईरान की यहाँ से सप्लाई होती है। बहुत अहम आइलैंड है और यहाँ पर ये हमले हुए हैं। इसकी फ़र्दर जो डिटेल्स आएंगी वो हम आप तक मुहैया ज़रूर करवाएंगे। और हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में इस तरीके से हमले जारी हैं। ये अभी बताया गया है कि मोटरसाइकिल को, व्हीकल को, घरों को हिट किया गया है, यानी हमले लेबनान में रुके नहीं हैं। इसराइल वहाँ लगातार हमले कर रहा है और ये जंग क्या ख़त्म हो रही है पता तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है भारत के कश्मीर में भी ये जश्न मनाया गया है, जम्मू कश्मीर स्टेट में, और ये ईरान की विक्ट्री के तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। सीज फायर को विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। अब जो इस्टेब्लिश खबरें हैं उन्हें समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो आइलैंड वाली खबर है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी कई तरह के लोगों पर इल्ज़ामात हैं या दावे हैं कि इसने किया है, उसने किया है, क्या हुआ। जो एक इस्टेब्लिश खबर होगी वो आपको आगे देंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कहूँगा, ये धमाके हैं, हमला नहीं कह रहा हूँ मैं। हमला एक अलग चीज़ है। धमाके किस वजह से हुए? किसी शरारत की वजह से हुए,
किसी जो मोसाद के एजेंट्स हैं अंदर उन्होंने किए, या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुए, या पहले हुए हमले में कोई चीज़ सुलग रही थी उसकी वजह से हुए, कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है उसे ईरान ने अपनी तारीखी जीत बताते हुए अपनी 10 शर्तें भी गिनवाई हैं। आइए ज़रा जान लेते हैं कि वो शर्तें क्या हैं और ईरान का अपनी जीत को लेकर क्या कहना है। दोस्तों, ईरान ने इस सीज फायर को अमेरिका और इसराइली हुकूमत की तारीखी और करारी हार करार दिया है। इस सीज फायर को 40 दिनों की इस जंग के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है और उसने ईरान के उस 10 पॉइंट प्लान को मान लिया है जिसमें पाबंदियों के खात्मे और अमरीकी फ़ौजों की रवानगी जैसी बड़ी शर्तें शामिल हैं। 8 अप्रैल की खबर है ये। मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ शर्तों की, मिक्स्ड डिटेल है। ईरान ने अपनी बहादुर आवाम के नाम जारी बयान में कहा है कि दुश्मन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे ईरान की मर्जी और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के आगे झुकना ही पड़ा। ये ऐलान उस जंग के 40वें दिन आया है जो 28 फरवरी को ईरानी लीडरशिप पर हुए हमले के बाद शुरू हुई थी। हमने इसे 40वां कहा ना आज। ईरान की इन 10 शर्तों में सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका अब ईरान पर कोई नया हमला नहीं करेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा और अमेरिका को ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को भी मंजूर करना होगा। पाबंदियों को लेकर ईरान ने दो टूक कहा है कि तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी पाबंदियां हटानी होंगी। साथ ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम पुराने रेजोल्यूशंस को भी ख़त्म करना होगा। ईरान ने इस जंग में हुए नुकसान के लिए हर्जाना भी मांगा है और कहा है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तमाम ठिकानों से अपनी कॉम्बैट फोर्सेस को वापस बुलाना होगा। सबसे अहम शर्त यह है कि लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग को पूरी तरह रोकना होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने अपनी इन 10 शर्तों के ज़रिए अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है क्योंकि उसने अपनी शर्तों पर जंग को रुकवाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई इन तमाम शर्तों को इस्लामाबाद की टेबल पर मुकम्मल तौर पर मान लेगा? अगर 11 अप्रैल की मीटिंग में इनमें से एक भी शर्त पर पेच फंसा तो ये तारीखी जीत दोबारा एक बड़ी जंग में बदल सकती है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप वाकई मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार हैं। जो लोग सिर्फ शोर सुनना चाहते हैं उनके लिए शोर यह है कि ईरान जीत गया है, अमेरिका पूरी तरह से झुक गया है, अमेरिका ने तमाम शर्तें मान ली हैं। लेकिन जो समझदारी का 1% जहन भी रखते हैं वो ये जानते हैं और समझते हैं अमेरिका इन शर्तों पर राज़ी नहीं होगा। ना यूरेनियम एनरिचमेंट पे कैसे राज़ी हो जाएगा, पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी फ़ौज बाहर निकालने पर कैसे राज़ी हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथों में देने पर कैसे राज़ी हो जाएगा। ये ईरान की शर्तें हैं जो ईरान गिनवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे हैं कि ईरान की जो शर्तें हैं, ईरान के जो पॉइंट्स शर्तें नहीं, वो बेस बन सकता है इस सीज फायर का, इसे खींचने का। लेकिन क्या ईरान ने यही शर्तें अमेरिका को भेजी हैं? आप देख लीजिएगा, आज कल परसों सब क्लियर हो जाएगा। 11 तारीख दूर थोड़ी ना है। 1% दिमाग रखने वाले भी ये जानते हैं कि अगर यही शर्तें अमेरिका ने माननी होती तो ये जंग, ये हमला, ये नुकसान क्यों झेला। और अगर यही रख देंगे तो फिर साख गिर जाएगी पूरी तरह से। इसमें धोखा है, अभी रुकिएगा। अगली खबर सुन लीजिए। जहां एक तरफ ईरान अपनी तारीखी जीत का ऐलान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी 100% और मुकम्मल जीत करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये सीज फायर अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ये जंग 100% जीत ली है। ट्रंप का मानना है कि चीन ने ईरान को बातचीत की मेज़ पर आने के लिए मजबूर किया। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का मामला अब पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा और उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये सीज फायर उस वक्त हुआ जब ट्रंप की दी हुई डेडलाइन ख़त्म होने में महज 1 घंटा बचा था। अगर ये समझौता ना होता तो ट्रंप ईरान को नेस्तनाबूद कर देने का मन बना चुके थे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास 15 पॉइंट्स का एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें से ज़्यादातर बातों पर रजामंदी हो चुकी है। उधर 10 पॉइंट, इधर 15।
हॉर्मोज को दोबारा खोलने और तेल की सप्लाई को लेकर जो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बनी हुई है, उस पर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि एक लंबे वक्त के समझौते के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। उन्होंने पहले भी ईरान के 10 पॉइंट वाले प्रपोजल को काम के लायक बताया था, वर्केबल बताया था। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या डील फेल होने पर वो दोबारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह करने की धमकी पर लौटेंगे, तो उन्होंने बड़े ही सस्पेंस वाले अंदाज में ये कहा, ये तो आपको देखना होगा। यानी ट्रंप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हमले नहीं करेंगे, हमले कर सकता है अमेरिका वापस पावर प्लांट्स और पुलों पर। तो यानी ट्रंप ने दोबारा हमले के रास्ते को पूरी तरह से बंद नहीं किया है, ये रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस वक्त दोनों ही मुल्क अपनी अपनी आवाम को जीत का यकीन दिला रहे हैं। ईरान अपनी 10 शर्तें गिना रहा है तो ट्रंप 15 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए दोनों ही तरफ से कुछ बड़े समझौते किए गए हैं। यकीनन ट्रंप की ये मुकम्मल जीत वाली बात इस्लामाबाद टॉक्स से पहले अपना पलड़ा भारी करने की एक कोशिश भी हो सकती है। देखना यह है कि 11 अप्रैल को दोनों टीमें जब इस्लामाबाद में आमने सामने बैठेंगी तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, या फिर ये मामला एक बार फिर धमकियों तक पहुंच जाएगा, देखेंगे। लेकिन इस खबर में एक लाइन पर आपने गौर किया, ट्रंप ने ये दावा किया कि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का मामला पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा और उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उसका अच्छे से ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? क्या ये यूरेनियम यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के पास जाने वाला है, IAEA के पास, या किसी और मुल्क को दिया जाने वाला है, या ईरान में ही रहेगा, उस पर निगरानी कहीं बाहर की होगी? अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। आखिर ईरान ने अमेरिका के साथ डील क्या की है? यूरेनियम एनरिचमेंट पर बात नहीं की ट्रंप ने। जो ऑलरेडी एनरिच्ड है उसका ख्याल रखा जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहां सवाल उठा रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जंग थम गई है और तबाही भी, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है जो समझना ज़रूरी है। आइए 8 अप्रैल की शाम की कुछ बड़ी खबरों पर एक तेज़ नज़र डाल लेते हैं। इसराइली फ़ौज के हमले रुक गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद इसराइली आर्मी ने ईरान के खिलाफ अपने तमाम ऑपरेशंस को रोकने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उसने साफ किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी ग्राउंड और कॉम्बैट कार्रवाई जारी रहेगी। हिजबुल्लाह से सीज़फायर नहीं, लेबनान का पेच और हिजबुल्लाह का रुख, ये समझ लीजिए। हिजबुल्लाह ने हमलों के बावजूद इस 2 हफ्ते की सीज़फायर को मान लिया है और आज सुबह से ही हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर अपने हमले रोक दिए हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होता, इसीलिए इस्राएली फौज ने साउथ लेबनान में नए इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए हैं और बमबारी जारी रखी है। ईरान पर हमले अब इसराइल भी नहीं कर रहा। फ्रांस और चाइना का रिएक्शन भी सामने आया है। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने सीज फायर का खैर मकदम किया है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है कि लेबनान के हालात बेहद नाजुक हैं और इस समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं चाइना ने भी अमेरिका और ईरान के बीच इस सुलह का खैर मकदम किया है। ट्रंप ने तो चाइना के सर पर सेहरा बांधा था। इराक और अबू धाबी से भी अपडेट है। जंग रुकते ही इराक ने अपना एयर स्पेस और तमाम एयरपोर्ट्स दोबारा खोल दिए हैं। उधर अबू धाबी के हबशान गैस कॉम्प्लेक्स में आग लगने की खबर के बाद वहां काम रोक दिया गया है। इस्लामाबाद टॉक्स की तैयारी हो रही है। 10 या 11 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली बड़ी बैठक के लिए डेलीगेशन तय हो गए हैं। ईरान की तरफ से पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ टीम को लीड करेंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के आने की उम्मीद है। ईरान इस मीटिंग में न सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बल्कि पिछले 45 सालों से लगी पाबंदियों को हटाने की शर्त भी रखेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये सीज फायर एक बड़ी राहत तो है, लेकिन लेबनान को इससे बाहर रखना एक खतरनाक खेल हो सकता है। अगर इसराइल लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो हिजबुल्लाह और ईरान का सब्र कब तक बना रहेगा ये कहना मुश्किल है। सारा दारमुदार अब इस्लामाबाद टॉक्स पर है, जहां दहाइयों पुरानी पाबंदियों और सिक्योरिटी जैसे पेचीदा मुद्दों पर फैसला होना है। अब देखना यह है कि क्या JD वैंस और बाकेर गालिबाफ मिलकर उस भरोसे के गैप को भर पाएंगे जो दहाइयों से चला आ रहा है। हम देखेंगे। तो फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं आपको साफ गोई से दी गई खबरें आसानी से समझ में आई होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।